रेडी स्टार्ट। हैवानियत के बाद इंसानियत फिर शर्मसार है। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में एक महिला के साथ हुई ज्यादती को जितना धिक्कारा जाए कम है। इस जघन्य अपराध ने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया है। इस घटना के बाद दिल्ली के निर्भया कांड की याद आना ही अपने आप में यह दर्शाने के लिए काफ़ी है कि यह हैवानियत जल्दी भुलाई नहीं जाएगी। इस हैवानियत से एक बार फिर यह संदेश उभरा है कि महिला भले ही ज़्यादा उम्र की हो, वह सुरक्षित नहीं है। दूसरी बात, जैसा कि बताया जा रहा है, महिला धर्म स्थल गई थी और एक कथित कर्मकांडी, उसके चेले व ड्राइवर उसे मरणासन स्थिति में घर छोड़ गए। घर पहुंचते ही महिला की मौत हो गई। पूरी सच्चाई तो जांच के बाद सामने आएगी, लेकिन जो दुखद तथ्य सामने आए हैं उनसे किसी भी भले इंसान का भरोसा हिल सकता है। क्या किसी भी उम्र में महिलाओं का अकेले धर्म स्थल जाना सुरक्षित नहीं रहा? क्या हमारे कुछ धर्म स्थल शांति या सदाचार के केंद्र नहीं रहे? समाज को ईमानदारी से अपने धर्म स्थलों की नैतिक सफाई और वहाँ किसी दर्शनार्थी की सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। संभव है महिला के साथ कहीं और ज्यादती हुई हो, लेकिन जो प्रथम दृष्टया संदेश है उसके संकेतों को परखते हुए व्यापक सुधार करने पड़ेंगे। शासन प्रशासन के मोर्चे पर बदायूं की हैवानियत ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि निचले स्तर के अधिकारी जब तक संवेदनशील नहीं होंगे, तब तक कानूनों के मूल बहाव की रक्षा कैसे होगी? बलात्कार के खिलाफ कड़े कानून हमारे यहाँ बनाए गए हैं। खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कानून व्यवस्था को लेकर संवेदनशील हैं, लेकिन इसके बावजूद निचले स्तर पर अधिकारी लापरवाही बरत रहे हैं। यह हाथरस में भी देखने को मिला था और अब बदायूं में भी। इससे होता यह है कि अन्य अधिकारियों या राज्य सरकार के अच्छे कामों पर भी पानी फिर जाता है। ऐसी जघन्य घटनाएं भले कम होती हैं, पर ये लोगों को समझ जरूर दें जाती हैं। अच्छी बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले की घटनाओं से सबक लेकर न केवल इंस्पेक्टर को निलंबित किया, बल्कि एडीजी स्तर के अधिकारियों को जांच सौंपी है। राज्य सरकार मिशन शक्ति भी चला रही है। महिलाओं और कमज़ोर तबकों को सशक्त करने के अनेक प्रयास चल रहे हैं, लेकिन निचले स्तर के अधिकारियों, खासकर गांव, देहात, कस्बों में पदस्थ अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। सुनिश्चित करना चाहिए कि निचले स्तर के अधिकारियों की लापरवाही से सरकार के अच्छे कामों पर पानी न फिर जाए। महिलाओं के खिलाफ ऐसे अपराधों को रोकने के लिए पुलिस बल में ऐसे लोगों के लिए
जगह नहीं होनी चाहिए, जिनमें अपराधों को समझने की संवेदना भी नहीं है। कोरोना से निपटने और लौटे प्रवासियों को राहत पहुंचाने की प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को ऐसी प्रशासनिक लापरवाहियों में गंवाना नहीं चाहिए। संदेश साफ होना चाहिए कि हैवानों को बख्शा नहीं जाएगा। इस मामले में प्रशासन की मुस्तैदी एक मिसाल बनकर सामने आ सकती है। यदि दोषियों को कम से कम समय में फंदे तक पहुंचाया जा सके, इससे पूरे देश में सकारात्मक संदेश जाएगा। ऐसे अपराधों के प्रति शून्य सहिष्णुता सुनिश्चित करके ही हमारी सरकारें आदर्श समाज निर्माण की दिशा में बढ़ सकती हैं। स्टॉप। रेडी, स्टार्ट। टीके पर सकारात्मक भाव ही सही मानव सेवा। दुनिया की दो अति चर्चित जहाज दुर्घटनाओं टाइटैनिक 1912 और लुफ्तानिया 1915 में उपलब्ध लाइफ बोट्स के द्वारा जीवित बचे लोगों की आयु, हैसियत, लिंग भेद के तुलनात्मक अध्ययन से वैज्ञानिकों ने पाया कि अगर सोचने का समय मिले तो मनुष्य सकारात्मक भाव से पहले बच्चों, महिलाओं और अशक्तों को बचाता है, अपने ज्ञान की कीमत पर भी। दरअसल पहला जहाज 3 घंटों में डूबा था, जबकि दूसरा मात्र 18 मिनटों में। कोरोना जैसी महामारी से दुनिया में बचने के उपक्रम शुरू हुए हैं। भारत में व्यापक पैमाने पर टीकाकरण होने जा रहा है। याद करें, कोरोना के डर से अप्रैल में स्थानीय लोगों ने हिंसक विरोध किया, जिससे चेन्नई में एक मशहूर डॉक्टर की लाश दफनाने के लिए दर-दर भटकना पड़ा था। यह मानव का लुसितानिया सिंड्रोम था। स्थिति बदली, सकारात्मक सोच बनी। अब एक दूसरे को बचाने का समय है। हालांकि इसमें भी कुछ धार्मिक और राजनीतिक गलियारों में वैक्सीन पर आलोचना शुरू हो गई है। कोई टीके को भाजपाई बता रहा है तो कोई अपनी दुकान चलाने के लिए इसमें वह तत्व तलाश रहा है जिससे धार्मिक भावना उभरी जा सके। लेकिन ये सब मानसिक विद्यपता दर्शाते हैं। सरकार का यह सार्थक प्रयास है, जैसा हर प्रजातांत्रिक व्यवस्था में चुनी हुई सरकारें करती हैं। तमाम वैक्सीनों के वैज्ञानिक गुण दोष, लागत, सुदूर गंतव्य तक पहुंचाने में सहजता को मद्देनजर रखते हुए आपातकालीन प्रयोग की अनुमति दी गई है। सरकारी अमले को ट्रेनिंग देकर तैयार किया गया है। हमें 2 तथ्य नहीं भूलने चाहिए। पहला, कोरोना कुछ समय तक और बना रहा तो बीमारी नहीं तो भूख मारेगी। और दूसरा, हमारे पास उपलब्ध टीकाकरण से बेहतर विकल्प नहीं है। ऐसे में सरकार के प्रयासों पर पूरा भरोसा रखते हुए हमें तय वरीयता क्रम के अनुसार टीका लगवाना चाहिए।
इसमें न तो लाइन तोड़कर ताकत या पैसे के बल पर सिस्टम को दबाने की ज़रूरत है, न ही अफवाहों और भावनाओं को उभारने वाले धर्म के ठेकेदारों को तरजीह देकर टीके के प्रति उदासीनता दिखानी है। ध्यान रहे, अगर कुछ लोग भी अपनी कूपमंडूकता से इस यज्ञ से बाहर रहते हैं तो पूरे देश के लिए खतरा बना रहेगा, क्योंकि रोग सकारात्मक है और अपना स्वरूप बदलता है। स्टॉप। रेडी, स्टार्ट। दावों के बरसक। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में बलात्कार और हत्या की जैसी जघन्य घटना की खबर आई है, उससे एक बार फिर यही साबित हुआ है कि सरकार और प्रशासन की व्यवस्था अपराधों पर काबू पाने में नाकाम है। गौरव तलब है कि बदायूं के उगैती थाना क्षेत्र में रविवार की शाम 50 वर्ष की एक महिला गांव के मंदिर में पूजा करने गई और जब काफ़ी देर तक नहीं लौटी तो घर के लोग परेशान हो गए। बाद में रात 11:30 बजे मंदिर का पुजारी अन्य 2 लोगों के साथ बुरी तरह घायल अवस्था में उस महिला को घर के पास फेंककर भाग गया। उसके शरीर से खून बह रहा था और आखिर उसकी मौत हो गई। सिर्फ इतने पर ही पुलिस को तुरंत सक्रिय होकर मामले की तफ्तीश करनी चाहिए थी, लेकिन लापरवाही का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि रात में ही परिजनों की शिकायत के बाद भी पुलिस अगले दिन पहुंची और पहले रिपोर्ट दर्ज नहीं की। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी महिला से सामूहिक बलात्कार और जघन्य तरीके से उसकी हत्या के शुरुआती आरोपों की पुष्टि हुई। रिपोर्ट के मुताबिक उसके निजी अंग बुरी तरह घायल थे। लोहे की छड़ से गहरी चोट पहुंचाई गई थी और उसका एक पैर तोड़ दिया गया था। जाहिर है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस के लिए असुविधाजनक है और इसके बाद महज चेहरा बचाने के लिए प्राथमिकी दर्ज की गई और बुधवार को 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि मुख्य अभियुक्त मंदिर का पुजारी फरार हो गया और वीडियो बनाकर सबको गुमराह करने की कोशिश में लगा था। सवाल है, जब पीड़ित महिला की स्थिति और फिर मौत के बाद प्रथम दृष्टया ही घटना की तस्वीर साफ लग रही थी कि उसके साथ क्या होगा, तब पुलिस ने आखिर किन वजहों से मुख्य आरोपी की बात को सही मानकर चलती रही और मामले को हादसे का रूप देने की कोशिश करती रही। जब पोस्टमार्टम में बलात्कार और उसके बाद बर्बरता के तथ्य सामने आए और मामले ने तूल पकड़ लिया, तब जाकर संबंधित पुलिसकर्मियों और थाना प्रभारी को निलंबित करने की बात कही गई। लेकिन क्या यह सच नहीं है कि पुलिस के इस तरह के रवैये की वजह से ही ऐसी घटनाओं की जमीन बनती है और अपराधी मानसिकता वाले लोग जघन्य अपराध करने से भी
नहीं हिचकते। यह कोई अकेला मामला नहीं है जिसमें पुलिस ने लापरवाही दिखाई या फिर तुरंत सक्रिय होकर मामले में जरूरी कार्रवाई करने की बजाय आरोपियों के गुमराह करने वाले बयानों को ही जांच का आधार मानती रही। कुछ समय पहले हाथरस मामले में भी सरकार और पुलिस महकमे का जो रवैया सामने आया था वह आरोपियों के बजाय सामूहिक बलात्कार और जघन्य हत्या की शिकार युवती और उसके परिवार को ही कटघरे में खड़ा कर रहा था। जबकि बाद में सीबीआई ने जांच पड़ताल के बाद पीड़ित पक्ष के आरोपों को सही माना। पुलिस और प्रशासन की लापरवाही की वजह से अपराधियों के बढ़ते हौसले ऐसे राज्य की तस्वीर बनते जा रहे हैं जिसे अपराध से मुक्त करने का दावा बढ़ चढ़कर किया जाता है। महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान की दुहाई देकर बहुतेरे नियम कानून लागू किए जा रहे हैं, मगर ज़मीनी हकीकत यह है कि दिनों दिन उत्तर प्रदेश में महिलाओं का जीवन असुरक्षित और दुष्कर होता जा रहा है। समाज के स्तर पर हालत यह हो चुकी है कि मंदिर जैसी जिस जगह को महिला ने सबसे सुरक्षित जगह माना होगा वहाँ भी उसके खिलाफ ऐसा जघन्य अपराध हुआ कि उससे जीने का ही हक तक छीन लिया गया। उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक करने के आश्वासन और दावे का क्या यही मतलब होता है? स्टॉप। रीडिंग स्टार्ट। गंभीर रोगों पर ध्यान। कोरोना महामारी से निपटने के चुनौतीपूर्ण कार्य का एक चिंताजनक पहलू यह भी है कि इस दौरान लॉकडाउन और विभिन्न पाबंदियों की वजह से अनेक गंभीर बीमारियों के पीड़ितों के उपचार में बाधा आई है। तपेदिक टीबी ऐसा ही भयावह रोग है जिससे हमारे देश में हर रोज़ 1200 से अधिक लोगों की मौत हो जाती है। यह बीमारी लाइलाज नहीं है, लेकिन सही समय पर जांच, उपचार और समुचित देखभाल न मिलने की वजह से इतनी बड़ी संख्या में लोग मारे जाते हैं। ऐसे में पीड़ितों को ज़्यादा परेशानी होने के अलावा उनका मानसिक स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी भी भारत में महामारी का रूप लेती जा रही है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2012-14 के बीच हर 1 लाख आबादी पर औसतन 80 से 110 लोग कैंसर से ग्रस्त हुए थे। पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्यों में तो यह अनुपात 150 से 200 के बीच रहा था। विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक अध्ययन के अनुसार 2018 में 11.6 लाख कैंसर के नए मामले भारत में आए थे और इस रोग से करीब 7.85 लाख लोगों की जान गई थी। कैंसर रोगियों की संख्या फिलहाल 22 लाख से अधिक है। इस रिपोर्ट का सबसे डरावना
निष्कर्ष यह है कि हर 10 में से एक भारतीय अपने जीवन काल में कैंसरग्रस्त हो सकता है और हर 15 में एक व्यक्ति की मौत हो सकती है। हमारे देश में कैंसर का मुख्य कारण तंबाकू उत्पादों का सेवन है। जीवन शैली, कामकाज की जगहें, प्रदूषण आदि कारक भी जिम्मेदार हैं। सरकारी अस्पतालों में कैंसर के निःशुल्क या सस्ते उपचार की व्यवस्था है तथा आयुष्मान भारत समेत कुछ कल्याणकारी बीमा योजनाएं भी हैं। इसके बावजूद जागरूकता की कमी तथा अन्य खर्चों की वजह से गरीब और निम्न आय वर्ग के परिवारों के लिए कैंसर बड़ी आर्थिक व मानसिक तबाही बनकर आता है। कैंसर के अस्पताल और विशेषज्ञ भी बहुत कम हैं और ज़्यादातर बड़े शहरों में हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे के मुताबिक 60% से अधिक भारतीय कभी न कभी उपचार के लिए निजी अस्पतालों का रुख करते हैं। टीबी और कैंसर के मामले में यह आंकड़ा और भी अधिक है। कोविड महामारी ने हमारी स्वास्थ्य सेवा की कमियों को उजागर किया है। यदि कैंसर, टीबी और अन्य जानलेवा व तकलीफदेह बीमारियों के इलाज पर ध्यान नहीं दिया गया तो भविष्य की कोई महामारी कहीं अधिक खतरनाक हो सकती है तथा अन्य बीमारियां भी बढ़ सकती हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाने, स्वास्थ्य केंद्रों का विस्तार करने, सस्ती दवाइयाँ मुहैया कराने और तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाने जैसे लक्ष्यों को पूरा करने के लिए तेज़ी से काम करने की ज़रूरत है। रोगों के कारणों, बचाव, उपचार तथा सरकारी योजनाओं के बारे में व्यापक जागरूकता का प्रसार होना चाहिए। स्टॉप। रेडी, स्टार्ट। किसान नेताओं का रवैया। किसान आंदोलन जारी रहने पर सुप्रीम कोर्ट का चिंतित होना स्वाभाविक है। हालांकि उसने बातचीत से मामले को सुलझाने की अपेक्षा व्यक्त की है, लेकिन ऐसा होने के आसार कम ही हैं और इसका कारण है किसान नेताओं का अड़ियल रवैया। वे इसके बावजूद जिद पर अड़े हैं कि केंद्र सरकार कृषि कानूनों में संशोधन को तैयार है। सुप्रीम कोर्ट को ऐसे तथ्यों से परिचित होना चाहिए कि पिछली बार की बातचीत में सरकार ने जैसे ही कृषि कानूनों के विभिन्न हिस्सों पर चर्चा की पेशकश की, वैसे ही किसान नेताओं ने यह जिद पकड़ ली कि इन कानूनों की वापसी से कम उन्हें और कुछ मंजूर नहीं। वे सरकार की कोई दलील सुनने को तैयार नहीं हुए। क्या यह अजीब नहीं कि सरकार तो कृषि कानूनों की कथित खामियों पर विचार करने को तैयार है, लेकिन किसान संगठन ही इससे पीछे हट रहे हैं। इसका सीधा मतलब है कि उनका इरादा किसानों की समस्याओं का समाधान करना नहीं, बल्कि सरकार को नीचा दिखाना है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान
और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को दिल्ली लाकर बैठाने वाले किसान नेता सरकार से बातचीत के दौरान केवल अड़ियल रवैये का ही परिचय नहीं दे रहे, बल्कि वे धमकी भरी भाषा का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले उन्होंने सरकार पर दबाव बनाने के लिए गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में ट्रैक्टर परेड निकालने की धमकी दी। फिर उसकी रिहर्सल के नाम पर लोगों को तंग करने का फैसला किया। यह एक किस्म की ब्लैकमेलिंग ही है। करीब 40 दिनों से किसानों के दिल्ली के प्रमुख रास्तों पर बैठे होने के कारण लाखों लोग परेशान हैं, लेकिन किसान नेताओं की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इन नेताओं ने झूठ का सहारा लेकर कृषि कानूनों के खिलाफ जिस तरह मोर्चा खोल दिया है, उससे ऐसा लगता है कि पहले हालात बेहतर थे, लेकिन यह सच नहीं। और इसलिए किसानों की समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता था। नए कृषि कानूनों के जरिए किसानों की समस्याओं को दूर करने का ही काम किया गया है। यह हैरान करता है कि एक वक्त जो दल और किसान संगठन ऐसे ही कानूनों की वकालत करते थे, वे अब किसानों को बरगलाने में लगे हुए हैं। उनकी ओर से यह झूठ फैलाया जा रहा है कि नए कानूनों से किसानों को ज़मीनें छीन जाएगी। असली फ़ायदा तो मोदी के मित्र उद्यमियों को होगा। क्या यह वही तरीका नहीं जो नक्सली संगठन आदिवासियों को बरगलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं? चूँकि किसान नेता किसानों को बहकाने से बाज नहीं आ रहे, इसलिए सरकार को उनके खिलाफ सख्ती बरतने के लिए तैयार रहना चाहिए। स्टॉप। रेडी, स्टार्ट। बदलाव के लिए बड़े कदम उठाने की ज़रूरत। देश की एक बड़ी आबादी आज भी ऐसी है जो खाना बनाने के लिए स्वच्छ ईंधन एलपीजी, पीएनजी, बायोगैस और बिजली की बजाय लकड़ी और कंठे का सहारा ले रही है। अगर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आंकड़े पर गौर करें तो देश के 45% से कम परिवारों के पास ही स्वच्छ ईंधन है। बाकी परिवार अब भी पारंपरिक तरीके से ही ईंधन बनाकर घर का खाना बना रहे हैं। सर्वे के मुताबिक असम में 42.1%, बिहार में 37.8%, मेघालय में 33.7%, नागालैंड में 43% और पश्चिम बंगाल में 40.2% परिवारों के पास ही स्वच्छ ईंधन उपलब्ध है। आंध्र प्रदेश 83.6%, गोवा 96.5%, मिजोरम 83.8% और तेलंगाना 91.8% में स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर है। ग्रामीण इलाकों में स्थिति खराब है। यहाँ पर स्वच्छ ईंधन की उपलब्धता कम है। गुजरात जैसे विकसित राज्य में भी मात्र 46.1%
1% ग्रामीण परिवारों को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध है। पश्चिम बंगाल में मात्र 20.5 और बिहार में 30.3% ग्रामीण परिवार स्वच्छ ईंधन का उपयोग कर रहे हैं। इन आंकड़ों से तस्वीर साफ हो जाती है। हालांकि उम्मीदों से बाहरी बात यह भी है कि 2015-16 की रिपोर्ट के मुकाबले इस रिपोर्ट में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में स्वच्छ ईंधन का उपयोग बढ़ा है। हालांकि इसके पीछे सरकार की उज्ज्वला योजना को भी एक महत्वपूर्ण कारक माना जा रहा है। जिस तरह से गांव-गांव में गैस कनेक्शन पहुंचाने की कोशिश की गई है, उससे हालात में बदलाव दिखाई दे रहा है। यह ठीक वैसा ही प्रयास है जिस तरह के प्रयास देश में स्वच्छता अभियान के लिए शुरू किए गए थे। पूरे देश में घरों के भीतर टॉयलेट बनाने के लिए प्रेरित किया गया था। सरकारी स्तर पर ग्रामीण और शहरी गरीबों को टॉयलेट सब्सिडी देने का प्रयास किया गया था। इससे न केवल सोच बदली, बल्कि सरकारी प्रयासों से बड़ी कामयाबी भी दिखाई दी है। ग्रामीण इलाकों में लोगों को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराने के लिए ठीक इसी तरह के बड़े कदम उठाने की ज़रूरत है। रिपोर्ट जिस ग्रामीण भारत की हालत दिखा रही है, वह हैरान करने वाली है। पारंपरिक परिवेश में चूल्हा और लकड़ी सामान्य देखी जा सकती है, लेकिन स्वास्थ्य कारणों और दूसरे लिहाज से इसे प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता है। ज़रूरत है कि हम ग्रामीण इलाकों में स्वच्छ ईंधन के बेहतर विकल्प और उपलब्धता सुनिश्चित करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा परिवार इसकी ओर प्रेरित हों। यह समाज और देश दोनों के हित में होगा। स्टॉप।